हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अर्श पाठशाला। आज हम राजन सीरीज पहले सेमेस्टर का डीएलएड वालों का जो 7वां प्रश्न पत्र होता है संस्कृत का, उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पूरी राजन सीरीज में जितने भी अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न दिए गए हैं, हम उसको आज इसमें पूरे में कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए, पहले हमें दिया गया है, हिंदी शब्द दिया गया है, इसका संस्कृत बताना है। सरसों, सरसों को क्या कहते हैं? सरसप। शरीफा, शरीफा को कहते हैं सीताफल। कटहल, कटहल को कहते हैं पनस। पीपल को अस्त्रलय। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का नाम हिंदी में लिखे। हिंदी में लिखना है। प्लशय, प्लशय को कहते हैं वट वृक्ष। पलाशय, पलाशय को कहते हैं ढाक। तुम्बी, तुम्बी मीन्स लौकी होता है। अमृत फलम, अमृत फलम का मतलब होता है नाशपाती। तीसरा प्रश्न है, विदुषा शब्द की वचन एवं विभक्ति बताइए। तो विदुषा शब्द में एक वचन और तृतीय विभक्ति है। भवत शब्द की पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के सभी रूप को लिखना है। पहले हम देख लेते हैं पुल्लिंग भवत का। तो भवत में देखेंगे वचन, सबसे पहले 3 वचन होते हैं संस्कृत में हमारा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो भवत का होता है भवान, भवंतो, भवंतः। और स्त्रीलिंग में हो जाएगा भवत का प्रथमा विभक्ति में भवति, भवत्यो, भवत्सः। 5वां प्रश्न है हमारा, पितरि शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पितरि, पितरि शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। 9वां प्रश्न है हमारा, भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो भविष्यत काल को दर्शाने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। जो लट लकार होता है उसमें क्या होता है? वो वर्तमान को दर्शाता है, वो वर्तमान काल को दर्शाता है। जो लंग लकार आपका होता है वो क्या होता है, किसको दर्शाता है? वो भूतकाल को दर्शाता है। और लिट लकार तो आपने देख लिया, लट, लंग, रिट, लोट और विधिलिंग, ये 5 लकार होते हैं। तो लट लकार वर्तमान को दर्शाता है, लंग लकार भूतकाल को दर्शाता है, लिट लकार जो होता है वो भविष्य को दर्शाता है, और जो लोट लकार होता है वो आज्ञावर्तक होता है। ठीक, वो आज्ञावर्तक होता है। और विधिलिंग होता है वो विधि अर्थक में होता है। 10वां पॉइंट है, भू धातु का रूप लकार के तीनों वचनों एवं पुरुषों को लिखिए। तो भू धातु का हम देख लेते हैं 3 वचन और पुरुष में भी लिखना है। ठीक है, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। लट लकार में अभी मैंने बताया था आप लोग को, लट लकार जो होता है वो वर्तमान काल को दर्शाता है। और पुरुष आपके जो होते हैं वो 3, ये पुरुष जो लिखा है ये 3 पुरुष होंगे। ये हो जाएगा आपका, ये है आपका प्रथम पुरुष, ये है मध्यम पुरुष, ये, और ये लास्ट वाला आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। ये तीनों उत्तम पुरुष को। और वचन आपने पीछे देख बता दिया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है हमारा 11, हरि शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों को लिखिए। हरि का द्वितीय विभक्ति क्या होगा? हरिम, हरि, हरिन। 12वां है, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो विदुषा शब्द तृतीय विभक्ति और एक वचन में है। युष्मत् शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, युष्मत् शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा युष्मान। 13वां है हमारा, युष्मत् शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। तो युष्मत्, युष्मत् मतलब होता है तुम, तो इसका द्वितीय विभक्ति, इसका जो रूप चलता है ऐसा, तुम, युवाम, युवम, त्वाम, युवाम, युष्मान। तो क्या पूछा इसमें? द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो क्या हो जाएगा इसमें? युष्मान। त्वम युवाम युवम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वा युवाभ्याम युष्माभि, ऐसे इसका रूप चलता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक प्रश्न तो जरूर आएगा, चाहे युष्मत् का चाहे अस्मत् का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? वृक्षात्। 15वां पॉइंट है, नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। 16वां है हमारा, विभूषणम मौनम पंडितानाम। वाक्य का अर्थ लिखिए। मतलब विद्वानों की शोभा मौन रहना होती है। जो विद्वान होते हैं उनकी जो शोभा बढ़ती है वो उनके शांत होने से रहती है। संस्कृत में लकार कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। तो संस्कृत में आपके, मैंने पहले ही बताया, संस्कृत में 5 लकार होते हैं। में आपके 5 लकार होते हैं, लट, लंग, रिट, लोट और विधिलिंग। 16वां प्रश्न है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। 19वां पॉइंट है, 15, 18, 20 इन सबको संस्कृत में आपका जो शब्द होते हैं संस्कृत में लिखने के लिए अंक होते हैं गिनती, उनमें से एक प्रश्न जरूर से आएगा। तो 15 का हो जाएगा पंचदशन, 18 का अष्टादशन और 20 का हो जाएगा विंशति। अगला पॉइंट है हमारा,
क्रीड धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचन को लिखिए। अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन। 21वां पॉइंट है हमारा गम धातु का रूप लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखना है। तो गम धातु का लट लकार में क्या हो जाएगा? गम धातु को जैसे पहले बताए थे रूप लट लकार में क्या होता है आपका वर्तमान में बता, भविष्यत, भविष्यता, भविष्यंती वाला जैसे हम पढ़े थे वैसे। अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन। तो गम धातु में क्या होगा? गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि। ये हो गया आपका मध्यम पुरुष। गच्छसि, गच्छता, गच्छत। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष बता। प्रथम पुरुष में वह आता है, मध्यम पुरुष में तुम आता है और उत्तम पुरुष में मैं आता हूँ। अगला पॉइंट है हमारा, पट धातु का लट लकार एवं लंग लकार में प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष के तीनों वचनों को लिखिए। तो लट लकार यानी कि वर्तमान, तो इसका जब पठति, पठते, पठन्ति, पठस, पठते, पठत, पठामि, पठावे, पठामे। लंग लकार में क्या होगा? लंग लकार में पहले जहाँ हम बताए थे भूतकाल को दर्शाता है, तो हो जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। 24वां पॉइंट हमारा, भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों को लिखिए। तो भू धातु का हो जाएगा अभवः, अभवतम, अभवत। 25 पॉइंट है हमारा, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः सूक्ति वाक्य का अर्थ अपनी पंक्तियों में लिखिए। तो इसका हो जाएगा हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है। 26 पॉइंट है, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं नाम लिखिए। पहले ही मैंने बता दिया संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। हमारा अगला पॉइंट है, न्यायात पंचम प्रविचलन्ति पदम ना धीरा है। इस वाक्य को हिंदी में अनुवाद करना है। तो वीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। 28 है, राजपुरुष का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। राजपुरुष का हो जाएगा, तो हमारा 28 नंबर का पॉइंट है, राजपुरुष का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। तो राजपुरुष का हो जाएगा राज्ञ प्लस पुरुष, इसका जो समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा। अनियर, अनिय प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो हो जाएगा श्रवणीय, क्रीडनीय। 30वां पॉइंट है हमारा, सेवक स्वीकार्यम अकरोत। संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सेवक ने अपना कार्य किया। 31 पॉइंट है हमारा, 15 और 19 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। 15 को कहते हैं पंचदशन, 19 को कहते हैं एकोनविंशति और क्या है 20 को कहते हैं उनविंशति। और इसमें से जो संख्या आती है 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में, इसमें जो आपका एक क्वेश्चन तो आपका 100% यहाँ से फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाएगा? 19 को लिखते हैं एकोनविंशति या उनविंशति। 33वां है, गधा, तोता, बकरी, इन सब का क्या लिखना है संस्कृत। गधा को कहते हैं गर्दभय, मछली को मीन, तोता को सुकय, बकरी को अजा। मुनि भी शब्द में किस विभक्ति और वचन में है? मुनि भी ये तृतीय विभक्ति बहुवचन में है। युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है? युष्मभ्यम जो आपका ही चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन में है। युष्मभ्यम ये आपको पता है ना, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था, अस्मद और युष्मद। तो इसका रूप आप जरूर से याद कर लीजिएगा। अस्मद का और युष्मद का दोनों मतलब जरूर से जरूर एक प्रश्न इसमें से आएगा। तो ये जो पूछा है युष्मभ्यम, ये है आपका युष्मद का रूप। युष्मद का रूप हो गया ये आपका, और चतुर्थी है बहुवचन में, ठीक है। तो त्वम युवाम युवम, त्वम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। चौथा हो गया, चौथा विभक्ति और बहुवचन। 36वां पॉइंट है हमारा, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं इसके नाम लिखिए। मैंने पहले ही बताया संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुरुष, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लट लकार का प्रयोग करके किस काल के लिए, अच्छा लट लकार 37 पॉइंट है, लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। पहले ही बता दी हूँ मैं आपसे। गम धातु के प्रथम पुरुष, 38वां है, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग में क्या होगा? अगच्छन। बालकः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। तो बालकः शब्द में तृतीय विभक्ति और बहुवचन है। अगला पॉइंट है हमारा 40 नंबर, नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ होता है घी या घृत। लिंग के कितने प्रकार हैं नाम लिखिए। लिंग 3 प्रकार के होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 2 पक्षी, 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखे। 2 पशु के नाम लिख दो, वृषभ और धेनु। 2 पक्षी के नाम मयूर और कपोत। फलेन शब्द की विभक्ति एवं वचन लिखिए। फलेन तृतीय विभक्ति एक वचन में आ जाएगा। अगला है हमारा
रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। रमा शब्द की जो सप्तमी विभक्ति होगी वो रमासु होगी। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानी बोधत का हिंदी में अर्थ लिखिए। उठो, उत्तिष्ठत मतलब उठो, जागृत मतलब जागो, उठो जागो और अच्छे मनुष्य और महान पुरुषों को जान लो। अस्था धातु लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों के नाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा अस्थात, अस्थाताम, अस्थान। 47 पॉइंट हमारा, संस्कृत में लकार कितने होते हैं नाम लिखिए। तो संस्कृत में पहले ही बताइए आपको 5 लकार होते हैं। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग और लिट लकार। इस नंबर है हमारा वचन का अर्थ बताइए। संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 3 प्रकार के होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये देखिए नीचे पूछ भी लिया नीचे, संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? संस्कृत भाषा में 3 वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं? पहले ही बताइए आपको, संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगला पॉइंट है हमारा नीति वचन, सुभाषितान, सूक्तियों की हिंदी से संस्कृत बनाए। हिंदी से संस्कृत बनाना है हमें। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्यमेव जयति नानृतम। दूसरा है सभी धनों में विद्या धन सर्वश्रेष्ठ है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। बहुत पहले से आप लोग इसको पढ़े होंगे। आचरण श्रेष्ठ धर्म है, आचार्य परमो धर्म है। अगला पॉइंट है हमारा, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। नदी कोस भर तक टेढ़ी है, तो क्या हो जाएगा? कोसम कुटिला नदी। अगला है हमारा, लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं, लोभ है मोह च मानवस्य शत्रु अस्तः। 53 नंबर का हमारा पॉइंट है, लिंग को परिभाषित कीजिए। संज्ञा के जिस रूप में स्त्री अथवा पुरुष के होने का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग सेम, जिस शब्दों में स्त्री जाति का या मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अगला है हमारा, अड़ प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं? अड़ प्रत्याहार के अंदर निम्नलिखित वर्ड आते हैं। देखो अब यहाँ वर्ड का नाम ही नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग जान लीजिए जो अड़ प्रत्याहार होता है, जब माहेश्वर सूत्र आप पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सब मेंशन हुए, उसमें आएगा अड़ प्रत्याहार में आ, ई, उ, ये सब अड़ प्रत्याहार में आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो ना नर ना मादा होने का बोध करते हैं नपुंसक लिंग कहलाते हैं। अगला है हमारा 58 नंबर पे, भोजन संबंधी वस्तुएं चना, मक्खन, नमक, रोटी को संस्कृत में लिखिए। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं पहले। चना को क्या कहते हैं? चड़क कहते हैं। मक्खन को क्या कहते हैं? मक्खन को नवनीतम कहते हैं। नमक को क्या कहते हैं? लवण। और रोटी को क्या कहते हैं? करकटिका। अगला है पशु पक्षी, पपीहा, भेड़, बगुला, भेड़िया के नाम संस्कृत में लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कहेंगे पपीहा। पपीहा को क्या कहते हैं? चातकय। भेड़ को कहते हैं मेसय। बगुला को क्या कहते हैं? बगुला को कहते हैं बलाकय। और भेड़िया को क्या कहते हैं? वृकय। अगला हो जाएगा, किन्हीं 3 शाक भाजी का नाम लिखिए। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं लौकी। लौकी को क्या कहते हैं? अलावू। कटहल को क्या कहते हैं? पनस। और करेला को कारवेल्लम। अगला देखते हैं, नाखून को क्या कहते हैं संस्कृत में? नखय। दांत को क्या कहते हैं? दसनम। आँख को क्या कहते हैं? लोचनम। आँख को हम कहेंगे लोचनम। सिर को क्या कहते हैं? मुंडक। गर्दन को क्या कहेंगे? ग्रीवा। अगला पॉइंट हमारा, संज्ञा को परिभाषित कीजिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, संस्कृत वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना है। पहला जैसा निसर्गेण चंचल, तो इसका मतलब हो गया वह स्वभाव से चंचल है। बा है सहपादेन खजय, तो क्या हो गया? वह पैर से लंगड़ा है। अगला पॉइंट है हमारा, आसपास की वस्तुएं। अगला पॉइंट है हमारा 64 नंबर, आसपास की वस्तुएं, पेड़, घर, बगीचे तथा पौधों को संस्कृत में लिखना है। तो पेड़ को क्या कहते हैं? सबको पता होगा, पेड़ को कहते हैं वृक्ष। घर को क्या कहते हैं? गृहम। बगीचा को क्या कहेंगे? उद्यान। पौधे को क्या कहेंगे? पादप। अगला पॉइंट है हमारा, फल व सब्जियों के नाम लिखिए संस्कृत में। जामुन को क्या कहेंगे? जम्बू। आम को क्या कहेंगे? आम्र। कद्दू को कहेंगे मधुर कुसमांडम। करेला को कहेंगे कारवेल्लम।
देखते हैं हम। कौवा को क्या कहते हैं? कौवा को कहते हैं काकय। भौरा को क्या कहते हैं? भ्रमरय। पक्षी को क्या कहते हैं? खगय। कोयल को क्या कहते हैं? कोयल को कहेंगे पिकय। तो फूल को क्या कहेंगे? उसी प्रकार पुष्पम। चौराहा को कहेंगे चतुष्पथ। अनार को कहते हैं दाड़िम। नींबू को कहते हैं निम्बुकम। और गेंद को क्या कहते हैं? कंदुकय। वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है? वाच शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होता है। संज्ञा पॉइंट है हमारा, संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर लिखें। तो संज्ञा क्या हो गया? मोहन और सोहन आगरा गए। सर्वनाम क्या हो गया? हम मथुरा गए। तो संज्ञा क्या होता है? मोहन और सोहन ये क्या होंगे? संज्ञा। और सर्वनाम इसमें क्या हो गया? सर्वनाम हम मथुरा गए मतलब हम, ये सर्वनाम हो गया। अगला है हमारा संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला, सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। कर्तव्यम ही सताम वचः, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। विद्या धर्मेर शोभते। अगला पॉइंट है हमारा, हम सब पाठ पढ़ेंगे। वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वयम पाठम पठिष्यामः। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। अजा, कुकुरा, गौ, सिंह, अश्व। अगला है हमारा 6 शब्दों के संस्कृत नाम लिखिए। घोड़ा को क्या कहते हैं? अश्व। हिरण को मृग। कोयल को कोकिला। पेड़ को वृक्ष। लड्डू को मोदक। कुत्ता को क्या कहेंगे? कुक्कुर। बकरी को कहेंगे अजा। चिड़िया को चटक। तरबूज को कालिंदम। अनार को दाड़िम। मकरा, सारिका, मरालय, सस्कय शब्द में किन्हीं 2 शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखना है। तो सबसे पहले मकरय, मकरय को कहते हैं घड़ियाल। मरालय मतलब हंस होता है। सारिका का होता है मैना। और सस्कय होता है खरगोश का। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग संज्ञों की अलग अलग शब्दों की अलग अलग सूची बनाना है। तो पुल्लिंग हो जाएगा हमारा हिमालय, सागर और राजन हो गया पुल्लिंग, नाम है ये। और स्त्रीलिंग हो जाएगा गंगा, नदी, वधु। नपुंसक लिंग में क्या क्या आएगा? पुस्तकम, सौंदर्यम और फलम। अगला है संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है? तो संप्रदान कारक का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति के लिए किया जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। कारक से एक क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आएगा। अगला है हमारा ध्रुवम माये अपादानम से संबंधित विभक्ति का नाम लिखिए। तो ये पंचमी विभक्ति है। संज्ञा सर्वनाम को इसमें भी छाटना है, संज्ञा और सर्वनाम को। अगला पॉइंट है हमारा निम्नलिखित में 4 शब्दों के हिंदी अर्थ लिखना है। 4 शब्द के। तो समाचार पत्रम का हो जाएगा अखबार। अश्रु का हो जाएगा आंसू। न्यायालय का हो जाएगा अदालत। स्वयं का हो जाएगा न्यायालय का हो जाएगा अदालत। स्वयं का हो जाएगा आने वाला कल। पृथिव्य का हो जाएगा चाचा। पितामह मतलब बाबा। द्वारम मतलब हो जाएगा दरवाजा। राम शब्द प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों का शब्द रूप लिखिए। तो रामः, रामौ, रामा। हमारा संस्कृत श्लोक का क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत ज्ञानम धर्मस्य तदानानम तदात्मानम सृजाम्यहम्। जो हिंदी अनुवाद होता है इसमें कहते हैं हे अर्जुन या हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात मैं साकार रूप से अवतरित होता हूँ। अगला है हमारा श्रीमद् भागवत गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद लिखिए। हिंदी है क्या है? इसको ना शस्त्र काट सकता है, ना इसे अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना वायु इसे सुखा सकती है, अर्थात यह है यानी कि आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। तो संस्कृत में बात क्या होगा? नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति वा पावकै, ना चैनम क्लेदन्ति आप्यो, ना शोष्यति मारुतै। अगला है हमारा संस्कृत शिक्षा में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम लिखिए। मॉडल, चार्ट पेपर या श्यामपट। अगला है नकुल, कीर, अर्वन, लूता, असंधिका शब्दों में किन्हीं 3 शब्दों का अर्थ लिखिए। तो अर्वन मतलब घोड़ा, नकुल मतलब नेवला, लूता मतलब चींटी या मकड़ी और कीरह मतलब तोता। जितने भी अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न थे यहाँ पे संस्कृत में वो सभी कवर हो गए हैं इसमें। और आप इतना पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा बाहर कुछ आता नहीं है, इतने में ही आता है। बाकी आप इतना सब कवर कर लीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। बस आज के लिए इतना ही। बाकी अगर राजन सीरीज का और भी पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं और भी पार्ट क्या करूँगी जल्दी बना दूँगी।